हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडमा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। यह कोर्स आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट के संबंधित जितने भी एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, वो सभी एग्जाम्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके सिलेबस को। साथ ही साथ यह मुख्य रूप से एमपी पीएससी के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। यह इसके अलावा एमपी फॉरेस्ट का जो एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी यह कोर्स फायदेमंद है। साथ ही साथ यह हमारा कोर्स सिविल सेवा के उन अभ्यर्थियों के लिए भी फायदेमंद रहने वाला है जो हिंदी माध्यम से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे यूपीएससी की हो या तो आप किसी भी अन्य भारतीय राज्य जो हिंदी भाषा के माध्यम के राज्यों की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए हमारा जो भारतीय राज्य व्यवस्था का कोर्स है यह उन सबके लिए फायदेमंद रहने वाला है। तो जो हमारा जो कोर्स है यह मुख्य रूप से सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, तो इसलिए आप लोग इस कोर्स को जरूर करिए। और जो भी आपको डाउट्स है वो आप लोग हमें यूट्यूब में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। एमपीपीएससी की जो है तो हिंदी माध्यम में रोजाना एडमा क्लासेस जो है तो क्लास कराता है, जिसमें आप लोग सुबह 8 बजे से पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित समस्त जीके, भूगोल, इतिहास यानी मध्य प्रदेश का जो संपूर्ण जीके है वो आप सुबह 8 बजे दीक्षांत जैन सर से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग सुबह 9 बजे भूगोल की क्लास कर सकते हैं, जिसमें आपको पंकज सर मैप्स और ट्रिक्स के द्वारा आपको चीज़ें को अच्छे से याद करा रहे हैं। तो इसको आप लोग क्लास जरूर करिए सुबह 9 बजे। और सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था की, जिसको आप लोग कर ही रहे हैं। तो आप लोग करते रहिए, क्योंकि आप लोग क्लास करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा वीडियोज और अच्छे कंटेंट बनाने में। इसके साथ साथ आप लोग एप्टीट्यूड की क्लास कर सकते हैं दोपहर में 3 बजे, जिसका टाइम टेबल आपको दिया गया है। तो आप लोग इस टाइम टेबल को नोट कर लें और अपना समय से क्लास करें और उस हिसाब से अपनी बेहतर तैयारी करें और एक अच्छी तैयारी के साथ अपना एग्जाम्स क्लियर कीजिए। तो आज हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमने क्षमता के अधिकार को खत्म पढ़ चुका है। आज जो हमें पढ़ना है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, तो अगर आपने हमारा मौलिक अधिकार के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी सीरीज है उसको आप लोग एक तरफ से देखेंगे तभी समझने में आसानी होगी। तो आज हम लोग हालांकि स्वतंत्रता का अधिकार कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने संविधान जब मौलिक अधिकार शुरू किया उसी समय हमने बता दिया था कि मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, लेकिन अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा लिया गया था। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार। कौन कौन से हैं? क्षमता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है ये आपको जरूर याद रखना है। जैसे समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28 में दिया गया है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो ये सब चीज़ मैंने पिछले भी वीडियोज में बताए हैं और डिटेल में इसको कवर किया है, तो आप लोग उसका पुराना वीडियो हमारा देख लें। अब हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार पढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता के अधिकार जो है तो हमने देखा है कि वो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आर्टिकल 19 के बारे में डिटेल से चर्चा की थी, तो आप लोग वह वीडियो देख ले आर्टिकल 19 का। आज हम लोग आर्टिकल 20 को देख रहे हैं। आर्टिकल 19 में हमने स्वतंत्रता के 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को देखा था। आज हम देखेंगे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसमें क्या किस प्रकार का उसको संरक्षण दिया जाएगा, किस प्रकार का उसके लिए प्रावधान किया गया है संविधान में, वो चीज को हम लोग समझने की। तो यदि आर्टिकल 20 का हम लोग सेक्शन 1 देखने की कोशिश करें, पहला सेक्शन देखने की कोशिश करें, तो उसमें दिया गया है यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जिस वक्त वह कार्य कर रहा है, जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं कर रहा है। यानी जो कानून बनाया गया है यदि किसी कानून का वह उल्लंघन नहीं करता तो उसको तब तक उसे आरोपित नहीं घोषित किया जाएगा जिस समय वह अपराध कर रहा है। या यानी अब कोई कानून इस समय नहीं बना है, बाद में भले बनाया जाता है, लेकिन जिस वक्त उसने अपराध किया है उस वक्त यदि कोई कानून प्रवृत्ति या विधि का कोई जो उस समय कानून था उसका
उल्लंघन नहीं किया है तो उसे अपराधी नहीं घोषित किया जाएगा। साथ या उसे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अध्यारोपित की जा सकती थी। यानी कि यहाँ पर दूसरा जो पार्ट में कहने की कोशिश की जा रही है कि यदि कोई अपराधी जो तो अपराध करता है और उसे अपराधी मान लिया जाता है तो उस अपराध के लिए उसको उससे ज़्यादा जो तो सज़ा नहीं दी जा सकती जो उसके अपराध जिस वक्त उसने किया था उस समय जो सज़ा निर्धारित थी कानून में उसी के अनुसार। यदि उसके बाद कोई संशोधन हो जाता है, सज़ा को बढ़ा घटा दिया जाता है तो नहीं माना जाएगा, बल्कि जो सज़ा पहले से जिस समय अपराध किया है उस अपराध के समय जो सज़ा का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, जो कानून में किया गया रहेगा होगा, वही सज़ा उसे दी जाएगी। तो अपराध 20 का जो है वो दो प्रकार के संरक्षण दे रहा है अपराधी को। पहला तो यह कह रहा है, पहला भाग सेक्शन 1 का पहला भाग यह कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जाएगा जब तक कि उसको उस कोई जो कानून है उसके कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है। जिस समय वह अपराध कर रहा है यदि उस समय ऐसा कोई कानून है बना हुआ जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर रहा है तो उसे अपराधी नहीं घोषित किया जाएगा। दूसरा कह रहा है भाग, यदि कोई अपराधी हो जाता है, अपराधी उस समय कोई कानून का अतिक्रमण कर देता है तो उसे उस वक्त भी जो तो उसके जो उस समय सजा होगी, जितनी सजा निर्धारित होगी उस समय उतनी ही सजा दी जाएगी, उससे अधिक की सजा उस समय नहीं दी जाएगी। भले ही कानून में बाद में संशोधन करके सजा को बढ़ा दिया गया हो, लेकिन जिस वक्त उसने अपराध किया है उस वक्त की सजा हुई उसको मिलेगी। तो जो अपराधों के संरक्षण में दो से पहला सेक्शन ये बात करता है। सेक्शन 2 आर्टिकल अनुच्छेद 20 का सेक्शन 2 क्या कहता है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। यानी किसी व्यक्ति ने यदि अपराध किया है और एक ही अपराध वो कई बार किया, एक ही अपराध है और उसको एक बार से ज्यादा जो है तो सजा नहीं दी जा सकती, एक ही बार उसको सजा दी जा सकती है। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि अनुच्छेद 20 का सेक्शन 3 क्या कहता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो अनुच्छेद 20 है उसका सेक्शन 3 कह रहा है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त को किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी यदि कोई अपराधी है और वह अपराध कर देता है तो इसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि यह साबित करे कि इसने अपराध किया है। तो स्वयं जो है तो वह किसी भी अपने गवाही देने के लिए जो है तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, वह गवाही दे या न दे, उसको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो हमने अनुच्छेद 20 देखा, इसमें जो है तो अपराधियों को जो है तो दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण मिला था। इसका सेक्शन 1 में हमने क्या देखा कि कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जाएगा तब तक उस समय के कोई भी बने हुए कानून का उल्लंघन नहीं करता। यदि उल्लंघन कर देता है तो उसको उस समय बने हुए कानून के अंतर्गत ही सजा दी जाएगी, उससे ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। दूसरे में हमने देखा कि उसको एक ही सजा के लिए कई बार सजा नहीं दी जा सकती। यदि कोई अपराध करता है तो एक सजा के लिए एक ही बार उसको अपराधी घोषित किया जाएगा, एक ही बार सजा दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ ये तीसरा हमने देखा कि कोई अपराधी है तो उसको अपने विरुद्ध, खुद के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 20 का था। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21 को। अनुच्छेद 21 में जो है तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। प्राण यानी कि किसी को अपने व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता दी गई है और अपने यदि वह मृत्यु को चाहता है तो उससे संबंधित जो प्राण इस बात की गई है वो अनुच्छेद 21 में बात की गई है। तो उसको देखते हैं, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक यानी देह से संबंधित स्वतंत्रता जो है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि किसी को जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी जो हमारे कानून में या ला में दिया गया है उसके अनुसार ही जो है तो उसको सजा अपने शरीर या उसके प्राण से वंचित किया जाएगा, उसके देह से वंचित किया जाएगा। और किसी भी प्रकार की विधि के द्वारा यदि वह खुद स्वयं चाहता है, यानी कि यह कानून में जो परिभाषित है उसी के अनुसार उसको वंचित किया जाएगा, उसको प्राण अपने जीवन की स्वतंत्रता दी गई है। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। मेनका गांधी केस में किस प्रकार जो है तो कई सारी स्वतंत्रताओं की बात की गई है, तो वो कौन कौन सी स्वतंत्रता है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले को स्थापित करते हुए कहा था कि अनुच्छेद जो 21 है उसमें निम्न प्रकार के जो है तो अधिकारों की घोषणा की गई है।
और ये मैंने एक लिस्ट दे दी है आपको, ये आपको एक बार पढ़ लेना है और उसको समझ लेना है, इसको बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से क्या क्या दिया गया है। तो मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार दिया गया है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार दिया गया है व्यक्तियों को, अपने जीवन की स्वतंत्रता दिया गया है, निजता का अधिकार, जो हम कई बार मामला उठता है प्राइवेसी का इशू उठता रहता है मीडिया में, वो आश्रय का अधिकार दिया गया है, उसके व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है, 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है व्यक्तियों को, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार दिया गया है, कारावास में अकेले बंद होने के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, त्वरित सुनवाई का अधिकार दिया गया है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार उसको दिया गया है, और क्या दिया गया है, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, विदेशी यात्रा करने का अधिकार दिया गया है, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा के अधिकार दिया गया है, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का भी उसे अधिकार है, राज्य के बाहर न जाने का भी अधिकार उसे प्राप्त है यदि व्यक्ति चाहता है। साथ ही साथ व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का भी अधिकार मिला हुआ है, कैदी जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार मिला हुआ है, महिलाओं को आदर के साथ और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार मिला है, साथ ही साथ सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है, सुनवाई का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, प्रतिष्ठा का अधिकार है। ये सारे अधिकार मेनका मामले में दिया गया था उच्चतम न्यायालय के द्वारा। दोष सिद्धि के मामले में न्यायालय के आदेश से अपील करने का अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा और परिवार के संरक्षण का अधिकार है, सामाजिक आर्थिक न्याय और सशक्तिकरण का अधिकार है, बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार है, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग के विरुद्ध अधिकार है, शयन का अधिकार है, शोर के प्रदूषण के विरुद्ध मुक्ति का अधिकार है, और बिजली का भी अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि मेनका गांधी में कई सारे अधिकार दिए गए हैं, और इनका आपको ये लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक बार आपको पढ़ने की जरूरत है, इसको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, एक बार आइडिया हो जाए कि जीवन और अनुच्छेद 21 में जो प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। अब यदि वहीं हम लोग 19 आर्टिकल 21 का को देखें तो उसमें शिक्षा का अधिकार को जोड़ा, शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षा के अधिकार के तहत राज्य को क्या कहा है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु की सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की रीति में राज्य जो विधि द्वारा अवधारित करेगा वो बंद किया गया है। तो ये शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है, आपको पहले ये याद रखना है, ये संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के 86वें संविधान संशोधन नियम 86वें संविधान संशोधन नियम 2002 में जोड़ा गया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, शिक्षा का जो अधिकार है वो 86वें संविधान संशोधन नियम 2002 में जोड़ा गया था। इसके अलावा जो ये शिक्षा का अधिकार है, यदि हम लोग देखें अपने नीति निर्देशक सिद्धांतों में देखने की कोशिश करें, वहाँ पर जाएं जो राज्यों के लिए नीति निर्देशन दिए गए हैं वहाँ पर भी ये शिक्षा का अधिकार है। और इसको जो है तो आर्टिकल 45 में यदि हम लोग नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 45 को देखें तो उसमें लिखा हुआ है क्या कि राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु की पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए बंद करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा 86वें संविधान संशोधन नियम 2002 के द्वारा ही हमने इसको शिक्षा के अधिकार को मूल कर्तव्यों में भी जोड़ा है। मूल कर्तव्य का जो 11वां कर्तव्य है उसको संविधान संशोधन नियम 86वें संविधान संशोधन नियम के द्वारा जोड़ा गया है, और इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा का अधिकार देगा। इसके अलावा इस शिक्षा के अधिकार को हमने 2009 में कुछ संशोधन के साथ इसको राइट टू एजुकेशन को भी लागू किया है निःशुल्क शिक्षा के लिए 2009 में। तो कभी पूछा गया एग्जाम में कि राइट टू एजुकेशन कब आया है, तो उसको भी आप लोग बता सकते, आपको ध्यान देना है। अब हम लोग आर्टिकल 22 को समझने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध के से संरक्षण है। यह गिरफ्तारी जब होती है कोई भी व्यक्ति, तो ऐसे जो गिरफ्तारी होती है उसको किस प्रकार का संरक्षण प्राप्त है कानून से, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा गिरफ्तारी है हिरासत जो है तो 2 प्रकार की होती है, जिसमें लोगों को हिरासत 2 तरह की होती है। एक तो होता है दंड विषयक, एक होता है दंड विषयक। जो कठोर होता है ये कठोर होता है, और क्योंकि इसमें जो है तो अपराधी ने अपना जो तो सुनवाई होती है, न्यायालय में सुनवाई होती है, और अपराधी अपना अपराध जो है तो स्वीकार कर लेता है। अपराध क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है न्यायालय में। तो जब न्यायालय में अपराध को स्वीकार कर लेता हो तो ऐसे जो हिरासत होती है, गिरफ्तारी होती है, उसको दंड विषयक कहा जाता है, और इसमें उसकी सजा को कठोर रखा जाता है। दूसरी होती है एक निवारक
हिरासत। निवारक हिरासत क्या होता है? जब उस पर कोई मामला नहीं चला, कोई न्यायालय में उसने अपराध को स्वीकार नहीं किया, बिना कोई मुकदमा चलाए उसको दंड दिया जाता है, तो इस प्रकार के जो तो दंड को बोला जाता है निवारक हिरासत। और यह जो होता है एक चेतावनी के रूप में होता है कि भविष्य में ऐसा जो हो तो कोई भी ये दंड जो दिया जाता है वो चेतावनी की तरह दंड दिया जाता है कि वह भविष्य में ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा। इसके अलावा हम लोग जब अनुच्छेद 1 का जो सेक्शन 1 है उसको यदि हम पढ़ें तो उसमें देखते हैं कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा के निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या उसकी रुचि के विरुद्ध व्यवसायी के परामर्श करने या प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तारी की सूचना जो है तो मिलना चाहिए कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी की सूचना मिलनी चाहिए कि किस कारण गिरफ्तार किया गया है। दूसरा कारण है क्या? दूसरा यह है कि उसको परामर्श मिलना चाहिए। परामर्श लेने की स्वतंत्रता है कि वह चाहे तो विधि व्यवसायी यानी वकील से परामर्श ले सकता है। साथ ही साथ अगर हम लोग इसको देखें 22 का सेक्शन 2 देखने की कोशिश करें, उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार कर लिया गया है उसको अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, यानी कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक के यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर। ध्यान रखिएगा, गिरफ्तारी जब हो रहा है उस स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक जो जा रहा है उस वक्त तक जो समय लग रहा है उसको छोड़ दीजिए। उसको छोड़ के ऐसी गिरफ्तारी में 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा के विरुद्ध नहीं रखा जाएगा, यानी 24 घंटा से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। तो यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए कहीं कोई पहाड़ी एरिया है, मान लीजिए आसाम के या नागालैंड के किसी एक पहाड़ी में जो है तो नागालैंड के किसी पहाड़ी में जो है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है और मान लीजिए असम के गुवाहाटी न्यायालय में ले आना है उसको, गुवाहाटी में। तो अब वो जो यात्रा में मान लीजिए अगर 20 घंटे का समय लग जाता है, 20 घंटे की यात्रा का समय या 30 घंटे की यात्रा का समय, तो इस यात्रा को छोड़कर जब वह पहुंच जाएगा, मजिस्ट्रेटी में पहुंच जाएगा या न्यायालय में पहुंच जाएगा, उस थाने में पहुंच जाता है, तो उस वक्त से 24 घंटे से ज़्यादा उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसको निकटतम 24 घंटे के अंदर जो है तो निकटतम मजिस्ट्रेट में पेश करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो उसको गिरफ्तारी से मुक्त किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 2 कहता है। इसी प्रकार इस हम अगर देखें अनुच्छेद 22 में तो 6 सब सेक्शंस हैं, तो उसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि वो बहुत काफ़ी बड़े बड़े हैं जो कि समझने में आसानी नहीं होगी। उसको मैं एक सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, तो इसको हम हटा देते हैं। हाँ, अब देखते हैं। तो ये जो आर्टिकल्स उसमें बात किया गया है, यदि कोई व्यक्ति हिरासत में 3 महीने से ज़्यादा के लिए कभी अगर वो अपराधी नहीं घोषित किया गया है तो उसको 3 महीने से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जाएगा। उसको एक सलाह बोर्ड के को उचित कारण बताना होगा। यदि रखा जाता है तो एक उचित कारण बताना होगा कि उसे क्यों रखा जा रहा है। और इस निरोध के लिए व्यक्ति को जो है तो निरोध के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का, अगर वह रखा जाता है तो उसके विरुद्ध प्रतिवेदन आवेदन करने का उसको अधिकार दिया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा अनुच्छेद जो 22 है उसमें जो है तो कई सारे कानून बनाए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। वो कौन कौन से कानून है उसको समझने की कोशिश, तो उन कानूनों को भी हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं। आप लोग ये ध्यान रखिए कि जो अनुच्छेद 22 में जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य है वह यही है कि 24 घंटे का अवधि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। और इसमें आपको ट्रैप किया जा सकता है, आपको घुमाया जा सकता है कि क्या वह गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक पहुंचने का समय जोड़ा जाता है उसके गिरफ्तारी में। तो 24 घंटे का जो समय होता है उसको क्या यात्रा का भी समय जोड़ा जाता है या नहीं जोड़ा जा सकता। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वह समय नहीं जोड़ा जा सकता। और साथ ही साथ उसको विधि व्यवसायी यानी वकील से परामर्श लेने की, उसको अपने वकील से परामर्श लेने की भी दी गई है। तो इस कानून के, इस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत कई सारे कानून बने हैं। जैसे जो 1950 में एक कानून बना था, 1950 में नाम था इसका निवारक निरोध अधिनियम।
तो निवारक निरोध अधिनियम बनाया गया था कि कोई व्यक्ति कोई अगर हमारे कानून का उल्लंघन करता है तो उसको कितना जो हो तो हिरासत में रखा जाएगा, इससे संबंधित था। उसके बाद यह जो तो समाप्त कर दिया गया था 1969 में। 1969 में। इसके बाद 1971 में आया था मीसा एक्ट। 1971 में आया था मीसा एक्ट। आप लोग नाम न्यूज़पेपर में कई बार सुनते होंगे, मीसा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। इसको भी जो है तो 1978 में समाप्त कर दिया गया था, 1978 में। इसके अलावा भी कई सारे एक्ट आए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग कई बार न्यूज़ में पढ़ते होंगे। एक आया था विदेशी मुद्रा 1974 में। 1974 में आया था विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यवसाय निवारण अधिनियम। उसी प्रकार एक 1980 में आया था नासा अधिनियम। नासा अधिनियम क्या था कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इसको बोला जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम हिंदी में बोला जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में आया था। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए अधिनियम, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कब आया था? 1980 में आया था। फिर इसी प्रकार 1980 में एक और आया था चोर बाजारी निवारण आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम। और इसी प्रकार टाडा आया था। टाडा का भी आप लोग न्यूज़पेपर में इस समय नाम सुनते रहते हैं, अक्सर नाम सुनते रहते हैं। ये 1985 में बना था टाडा। इसके अलावा पेटा बना था, पोटा जो हो तो वो बना था पोटा बना था 2002 में, ठीक ना। 2002 में पोटा बना था, आतंकवाद निवारण अधिनियम। इसके बाद जो अभी हाल ही में जो बना था 2019 में संशोधन हुआ है, जिसको UAPA कहा जाता है, ये संशोधन किया गया था। इसका मूल जो जन्म हुआ था 1967 में हुआ था। कि कब हुआ था ध्यान रखिएगा, 1967 में जन्म हुआ था इस कानून का। फिर इसको 2004, 2008, 2012 में संशोधन किया गया और 2019 में संशोधन किया। तो यह हमारा जो हो तो अनुच्छेद 22 से संबंधित कुछ तथ्य थे, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ये सारे कानून को आप लोग बेहतर होगा कि आप लोग एक बार गूगल में सर्च कर लें कि ऐसे कौन कौन से अधिक कानून बनाए गए हैं अनुच्छेद 22 के तहत। तो जिसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। यदि आप लोग वहां पर इसको टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर आपको इसका PDF पा जाएंगे, लिंक पा जाएंगे। वहां पर मैं इसका नोट्स शेयर कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसको आप लोग गूगल में यदि सर्च कर लेंगे, जितने भी कानून बने हैं, कब बने हैं, वो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम्स के संबंधित, कि कौन से किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो यदि हम लोग पहला ही क्वेश्चन बनाए कि शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 में जो अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में कब जोड़ा गया था। यदि यह पूछा गया या किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। तो आपके लिए ऑप्शन है ABCD, 4 ऑप्शन दे दिया गया आपको। मान लीजिए 2005 दे दिया गया, 2009 दे दिया गया, 2000 दे दिया गया और 2002 दे दिया गया। तो ये 4 प्रकार के ऑप्शन आपको दे दिए गए। तो कि शिक्षा का अधिकार जो है तो अनुच्छेद 21 का में कब जोड़ा गया, 21 का को तो जोड़ा गया था 2002 में। और ये हमने बताया था 86वें संविधान संशोधन नियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इस क्वेश्चन को दूसरी भी तरह पूछा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आया था, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आया था। यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपको बताना है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह आया था। इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन कब, राइट टू एजुकेशन जो कानून है यह कब जो है तो भारत के संविधान में कब बनाया गया था। इसको लिख देते हैं, कब बनाया गया था। तो किस वर्ष इसको बनाया गया था ये बताना है आपको। ऑप्शंस आपके पास हैं, 4 ऑप्शंस हैं, 2005,
2007, 2009, 2001, 3-4 ऑप्शन में राइट टू एजुकेशन को पूछ लिया गया। तो आपको बताना है कि 21 वर्ष अपनाया गया था। तो राइट टू एजुकेशन जो हमारा आया था वो आया था 2009 में। 2009 में अनुच्छेद 21(1) में 21(a) में राइट टू एजुकेशन को शामिल किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। अब अगला क्वेश्चन एक बनाते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहेगा। अनुच्छेद शिक्षा, इसको भी हटा देते हैं हम लोग पूछते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षा संबंधी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, किस में है। यानी आपको बताना है कि जो हम सिद्धांत देंगे, 3 ऑप्शन आपको पहले दे रहे हैं। जैसे मौलिक अधिकार दे दिए, मौलिक अधिकार में है कि दूसरा आपको दे रहे हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत में है, नीति निर्देशक सिद्धांत, और तीसरा बना दे रहे हैं मौलिक कर्तव्य में, मौलिक कर्तव्य। और आपके ऑप्शन रहते हैं ए जैसे दे दिया गया केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया, बी ऑप्शन दे दिया केवल 3, सी ऑप्शन दे दिया केवल 1, और डी ऑप्शन दे दिया कि सभी में। तो पूछ लिया गया 6 से 14 वर्ष के लिए जो शिक्षा का प्रावधान किया गया है वो संविधान के किस भाग में है, या किस में किया गया है। मौलिक अधिकार में किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है कि मौलिक कर्तव्य में, इस प्रकार का पूछा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार है ये तीनों में है। मौलिक अधिकार में जो हमने देखा 21 का में जोड़ा गया है, यदि वही नीति निर्देशक सिद्धांत में देखें तो अनुच्छेद 45 में है, और मौलिक कर्तव्य में 11वां जो कर्तव्य है ये जोड़ा गया है। तो ये तीनों में है, ये सभी में। इसका आंसर क्या होगा, सभी में। तो ये कब जोड़ा गया था ये आपको मालूम हो गया, 2002 में 66वें संविधान संशोधन के द्वारा इन तीनों जगह इसको जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार मौलिक जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें पहले से था, बाकी में बाद में जोड़ा गया है। तो ये था हमारा आर्टिकल जो तो स्वतंत्रता के जितने भी अधिकार थे, हमने स्वतंत्रता से संबंधित जितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक उसको हमने ख़त्म कर लिया है। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार अगले वीडियो में। ये तो हमारा यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर लें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा लें। और एडमा क्लासेस आप इसके सोशल मीडिया ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम में इस लेक्चर की PDF उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ पर आपको जुड़ने से एक फ़ायदा होगा क्योंकि वहाँ हम लोग डेली क्विजेस कराते हैं और वह क्विज आपको फ़ायदेमंद होंगे। देखिए एग्जाम्स जो सिविल सेवा की तैयारी है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। सिविल सेवा की तैयारी के लिए आपको कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है। मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो और रिटन माध्यम में होता है, तो इसके लिए आपको डिटेल में हर चीज़ की जानकारी होना आवश्यक होता है। इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ लेक्चर्स वह मेंस और प्री के दोनों को कवर कर रहा है। तो मेंस के क्वेश्चंस आप लोग ढूंढ के करते रहिए, उसको राइटिंग अभ्यास करते रहिए। जितना आप राइटिंग अभ्यास करेंगे उतना ही आपकी लेखन शैली मजबूत होगी। और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के प्रैक्टिसेस के लिए आप लोग हमारा क्विजेस को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ पर हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को लेकर हर सब्जेक्ट से संबंधित हर सब्जेक्ट के टीचर वहाँ पर आपको डेली क्विजेस देते हैं, कम से कम 5-5 क्विजेस देते हैं। ये देखा जाए तो हर टीचर्स के कम से कम 25 से 30 क्विज आपको डेली वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। और यह आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कराने के लिए एक जबरदस्त जो हो तो फायदेमंद बूस्टअप का कार्य करेगा। तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो धन्यवाद इतना ध्यान से हमें सुनने के लिए। थैंक यू।